Goal, nation's leading institute. Hello students, I am Deepak Deep going to discuss physical chemistry part of test number 14 of test series for RENEET 2026. It was held on 8th June 2026. Let's start with first question of physical chemistry and is question number 2 on the board. Question number 2 is, for the strong electrolyte, the values of molar conductivity at infinite dilution are given below. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुलरॉक्स लॉ का एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको लेमडा एम की वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखी है, लेमडा नॉट बेरियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है हम लोगों को। भाई आपको पता है कि जो आयनिक कंडक्टेंस कंट्रीब्यूशन होता है वो कांस्टेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसके साथ है। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं, कॉमन का डिफरेंस, और वो सेम होगा दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट में। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड में OH और Cl कॉमन है बच्चे, और NaOH और NaCl में OH और Cl कॉमन है। तो कहा जा सकता है कि लेमडा m ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड माइनस लेमडा m ऑफ बेरियम क्लोराइड अगर किया जाए तो ये डिफरेंस ये नॉट का है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट डाइल्यूशन का डाटा है, तो ये डिफरेंस किसका होगा? 2 OH और 2 Cl का होगा। तो दूसरे एंड पे लिखा लेमडा m ऑफ NaOH माइनस कर दे बच्चे इसमें से लेमडा m नॉट ऑफ NaCl। तो यहां भी डिफरेंस किसका आएगा? OH और Cl का, लेकिन एक OH और एक Cl है, तो इस पूरी वैल्यू को मुझे ट्वाइस करनी होगी। तो इधर भी 2 OH और 2 Cl हो जाएंगे। अब वैल्यू रखते हैं बच्चे, इसमें जो भी वैल्यू दिया है वो रखते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड का तो हम लोगों को पता ही करना है, तो इसको तो एज इट इज लिख लिया, लेमडा m ऑफ BaOH होल ट्वाइस, ये हमको पता करना है। एंड दैट विल बी लेमडा m नॉट माइनस BaCl2, और इन सब की वैल्यूज रख दें तो ये आ जाएगा हमारा। BaCl2 कितना है भाई? 280 इंटू 10 का पावर -4। इधर लेमडा m NaOH का कितना है भाई? NaOH इज 248 इंटू 10 का पावर -4 माइनस 126.5 इंटू 10 का पावर -4, और इस पूरे का ट्वाइस करना है हमने। अगर आप सॉल्व करो बच्चे तो ये वैल्यू 280 है और ये वैल्यू 248, 126.5 का डिफरेंस 122.5 को अगर हम ट्वाइस करते हैं तो ये 245 आ जाता है। तो लेमडा m बेरियम हाइड्रोक्साइड का 280 प्लस 245 और इंटू 10 का पावर -4, ये सॉल्व किया तो 5 और 4 8 12, 2 2 4 5, 525 इंटू 10 का पावर -4 आ जाएगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो है हमारा 523 इंटू 10 का पावर -4, तो दैट विल बी आंसर। तो ये क्वेश्चन था मोलर कंडक्टेंस का, और आपको बस देखना था कॉमन आयन कौन सा है, कॉमन आयन को इक्वेट करते आंसर मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप बोर्ड पे। वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B गोज टू C इज 25। लिखा बच्चे इस बात को, 2A प्लस B गोज टू C होमोजीनस गैसियस फेज इक्विलिब्रियम है, इसका K दिया है 25। कह रहा है कि जब इसको रिवर्स करता हूं तो 5 हो जाता है, और रिवर्स करता हूं तो 1/5 हो जाता है। भाई अगर हम इसको रिवर्स करते, C गोज टू 2A प्लस B करते, तो K डैश की वैल्यू तो 1/25 होनी चाहिए थी। तो 1/5 हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली इसका पावर 1/2 हो रहा है। तो ये 1/2 तभी होगा जब इस पूरे रिएक्शन को 1/2 टाइम्स किया जाएगा। बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ C 1/2C गोज टू A प्लस 1/2B हो जाए, मतलब इस पूरे रिएक्शन को अगर हम आधा कर दें, रिवर्स कर दें, तो ये आ जाएगा 1/5। तो C का कोएफिशिएंट पूछ रहा था बच्चे, तो आंसर हो जाएगा 1/2। 5 का आंसर 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 7 देखें आप बोर्ड पे। 7 है बच्चे,
liquids A and B form ideal solution for all compositions of A and B. Two such solution with 0.25 and 0.5 mole fraction of A have total vapor pressure like 0.3 and 0.4. भाई दो सॉल्यूशन बनाता है अलग अलग कंपोजिशन का, दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो प्योर स्टेट में A और B का पूछा है। दो लीनियर इक्वेशन बनाना होगा बच्चे, चलिए बनाते हैं। तो पहला अगर इक्वेशन लिखा जाए तो इट विल बी P नॉट A मल्टीप्लाइड बाई 0.25 प्लस P नॉट B इंटू 0.75, भाई एक का 0.25 तो दूसरे का 0.75, एंड दैट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.3 बच्चे। पहला वेपर प्रेशर 0.3 है। दूसरी बार कह रहा है कि P नॉट A मल्टीप्लाइड बाई 0.5 प्लस P नॉट B मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो ये वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.4। तो कह रहा है कि बताइए A और B का वेपर प्रेशर क्या होगा। चलिए किसी एक को इक्वेट कर लेते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चे, दोनों साइड 4 कर दें तो ये 0.25 गायब हो जाएगा, और इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फ्रैक्शन गायब हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P नॉट A प्लस ये 3P नॉट B, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1.2 हो रहा है, और ये 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा हमारा P नॉट A प्लस P नॉट B विल बी 0.8 बच्चे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2P नॉट B इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0.4, तो P नॉट B कम्स आउट टू बी 0.2। तो ये पूछ रहा था वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड B का बताइए, तो आंसर क्या किया जाए, फर्स्ट 0.2 बार। आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा रूल लगाना, आप कैसे भी कर सकते थे। जैसे मैंने एक टर्म को हटाया 4 और 2 से मल्टीप्लाई करके, आप बिना हटाए भी कर सकते हैं, सिंपल माइनस करके भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देखें आप बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज x। भाई T हाफ दिया है, आधा होने का टाइम वो x है, और T 3/4 इज गिवन एज y। तो भाई 1 से आधा होने में अगर x टाइम लगता है तो फिर 1/4 होने में भी x ही टाइम लगेगा, और आप कह रहे हैं कि ये टाइम y लगा है, तो आप कहना चाहते हैं y इज इक्वल टू 2x। 3/4 कंप्लीट होने का क्या मतलब बच्चे, 3/4 कंप्लीट होना मतलब 1/4 हो जाना, 1 से 1/2, 1/2 से 1/4 होना मतलब रिएक्शन को कितना कंप्लीट हो जाना, 3/4 कंप्लीट हो जाना। तो y इज इक्वल टू 2x एंड दैट इज फर्स्ट आंसर। तो 8 का पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 11 देखें आप। कंसिडर द रिएक्शन एट 370 केल्विन H2Br2 2HBr, डेल्टा H इज गिवन। फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा H इज -185। तो कह रहे कि अगर 3 मोल हाइड्रोजन 3 मोल ब्रोमीन रिएक्ट करें बच्चे तो डेल्टा U क्या होगा। भाई 1 मोल के लिए आप जानते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। सिंस डेल्टा Ng इज 0 फॉर दिस प्रोसेस, 2 मोल गैस है, इधर भी 2 मोल गैस है, तो डेल्टा Ng 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में डेल्टा H डेल्टा U बराबर होता है। लेकिन हाँ, इसका डेल्टा U 1 मोल के लिए 185 किलो जूल में होता, लेकिन आप 3 मोल के लिए पूछ रहे हैं, तो फॉर 3 मोल इट विल बी -185 इंटू 3, एंड दैट इज 3 का 5 गुना, 8 का 3 गुना 24 25, और 3 का 1 गुना और 2 5, -555 किलो जूल। तो आंसर इज फोर्थ वन। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना डेल्टा H डेल्टा U एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। 1 मोल के लिए वैल्यू दिया है बच्चे, तो हम 3 मोल 4 मोल 50 मोल के लिए भी बता सकते हैं। 1 मोल जलाने से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो 5 मोल जलाने से 5 टाइम्स ऑफ दैट हो जाएगी। तो आंसर विल बी फोर्थ। 11 के बाद आप 20 नंबर क्वेश्चन देखें। अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। भाई घटते हुए क्रम में एनर्जी देना है हम लोगों को। तो आपको पता है कि एनर्जी का डिसीजन हम n+L से लेते हैं। जितना n+L ज्यादा होता है एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो चलिए n+L 4 + 0, मैं इसके पैरेलल 4 लिख देता हूं। 3 + 2 5 हो गया भाई। 3 + 1 ये 4 है, 3 + 0 ये 3 है।
अब जब n प्लस एल बराबर हो जाता है तो डिसाइडिंग फैक्टर n होता है, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो 5 वाले की है बच्चे, मतलब थर्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा, थर्ड के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं हम लोग, थर्ड के बाद 4 वाले 2 आ गए, लेकिन n की वैल्यू यहां 3 है और n की वैल्यू यहां 4 है, तो 3 के बाद 1 आ जाएगा हमारा, 1 के बाद सेकंड आ जाएगा, सेकंड के बाद लास्ट में 4, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये आंसर हमारा कौन सा है, थर्ड, तो 20 का थर्ड आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी का डिसाइडिंग फैक्टर n प्लस एल होता है, और n प्लस एल अगर बराबर हो जाए तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, यह है आउबाउ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 देखें आप बोर्ड पे। एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर गिवन। लिख लेते हैं भाई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 अगर बनता है बच्चे तो एनर्जी -393.5 किलो जूल पर मोल का चेंज है, और अगर CO हाफ O2 कंबशन में जाता है, CO2 बनता है तो ये एनर्जी -283 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे आप बताइए C प्लस हाफ O2 गोस टू CO बने तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस कहा जाएगा बच्चे, ये पूछा है क्वेश्चन ने। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूं और इसको इक्वेशन 2 कहूं तो मैं कह सकता हूं बच्चे ये रिजल्ट जो आया है मेरा, ये पहले को एज इट इज रहने दिया है और दूसरे को रिवर्स किया है, मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट दिस इक्वेशन। तो डेल्टा एच निकालने के लिए मुझे -393.5 को तो एज इट इज, लेकिन 283 को रिवर्स करना होगा, और ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, अगर 393 और ये 293 होता तो हमारा 100 होता, तो 10 का डिफरेंस है 110.5 विद नेगेटिव साइन। तो आंसर इज सेकंड वन। हेस लॉ का क्वेश्चन है बच्चे, 2 रिएक्शन देके तीसरे का पूछ लेना, उनको ऐसे अरेंज किया जाता है कि थर्ड इक्वेशन आ जाए, मतलब इन दोनों को हमने ऐसे अरेंज किया कि ये तीसरा इक्वेशन आ गया, एंड दिस इज द प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 देखें आप। 8 मोल ऑफ अ गैस AB3 अटेन्स इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड कंटेनर लाइक दिस बाई 2 AB3 है, और ये A2 प्लस 3B2 में डिकम्पोज हो रहा है। 8 मोल से शुरुआत करी है, तब ये दोनों नहीं है, 8 माइनस अगर 2x हुआ होगा तो ये x और ये 3x बना होगा। वॉल्यूम चूंकि 1 लीटर है बच्चे, तो जो मोल है वही मोल पर लीटर है, मतलब अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मोल ही मोल पर लीटर है, सिंस वॉल्यूम गिवन एज 1 डेसीमीटर क्यूब इज लीटर। तो भाई 8 माइनस 2x, x और 3x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2 हमारा 2 मोल है, मतलब इक्विलिब्रियम पे x की वैल्यू कितनी है भाई 2, तो अगर ये 2 है तो ये वैल्यू 6 है और ये वैल्यू 4 है, तो k की वैल्यू निकाले तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, बोले तो 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, 4 से 9 बार में 36 और 4 से 3 बार में 12, 9 3 27 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर। आंसर इज फोर्थ, 22 का फोर्थ आंसर। सिंपल है, कैलकुलेशन भी इतना ज्यादा नहीं है, आसान सा कैलकुलेशन है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, KCKP पे बेस्ड। वॉल्यूम इसलिए यूज नहीं किया बच्चे क्योंकि वॉल्यूम कितना था 1 लीटर। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 देखें आप बोर्ड पे। 23 इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट MX, MX2, M3X आर गिवन। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया है भाई, ठीक है। चलिए MX का हम लोग लिखते हैं पैरेलल, MX, MX2 और M3X। इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 4 इंटू 10 का पावर -8, 4 इंटू 10 का पावर कितना बच्चे -8, ये KSP है और आप जानते हैं S रूट KSP होगा, बस इसको रूट में ले लेना है, तो दिस विल बी 2 इंटू 10 का पावर -4, ये तो बहुत आसान। अब आता है MX2, MX2 की वैल्यू है
3.2 इंटू 10 का पावर -14, ये हमारा KSP दे रखा है। और इसके बारे में हमारी जानकारी है बच्चे कि इसकी सॉलिबिलिटी, मतलब अगर रिलेशन देखो तो MX2 के लिए 8B2 टाइप सॉल्ट के लिए KB इज इक्वल टू 4S क्यूब होता है। तो S इज इक्वल टू KSP डिवाइड बाई 4 का क्यूब रूट होगा 1/3। तो चलिए KSP कितना दिया है भाई, 32 इंटू 10 का पावर -15 लिख रहा हूं मैं। ये 3.2 इंटू 10 का पावर -14 है, मैंने डेसिमल इधर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 4 का पावर 1/3, 4 से ये 8 बार में, और सिंप्लीफाई करो 8 का क्यूब रूट तो 2, 10 का पावर -15, 10 का पावर -5 बन गया, 10 का पावर -5। ऐसे ही M3X के लिए वैल्यू दे रखी है बच्चे 27 इंटू 10 का पावर -16, मैंने थोड़ा चेंज करके लिखा, फिर डेसिमल उधर मल्टीप्लाई कर दिया। और इसके सॉलिबिलिटी के बारे में आप जानते हैं कि इसका KSP बराबर होता है, इसके लिए KSP बराबर होगा किसके, M3X है, मतलब 27S का पावर 4। तो यहां अगर S निकालना होगा तो KSP को डिवाइड करना होगा किससे बच्चे, 27 से, और 1/4 पावर करना होगा। बोले तो दैट विल बी 27 इंटू 10 का पावर -16 बाई 27 का पावर 1/4, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू 10 का पावर -4 आ गया। अब आपको ऑर्डर सब दिख रहा है, सबसे ज्यादा भाई MX का है, तो MX का सबसे ज्यादा है, उसके बाद 1 इंटू 10 का पावर -4 फॉर M3X, एंड इन लास्ट MX2 इज देयर। तो आंसर इज MX, M3X, MX2, एंड फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। ऐसा ध्यान रखना बच्चे, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से जब सॉलिबिलिटी निकाली जाती है तो KSP और S के बीच का रिलेशन लिखा जाता है, और फिर बाकी न्यूमेरिकल अप्रोच है उसमें तो कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आंसर आपको फोर्थ समझ में आ रहा होगा। 23 के बाद 24 देखें आप। फॉलोइंग 2 हाफ सेल्स फॉर्म अ कंप्लीट सेल विच हैज डेल्टा G नॉट वैल्यू। ओके, तो पहले तो हम इसको E नॉट सेल में बना लेते हैं। E नॉट सेल क्या होगा भाई, SRP इसका ज्यादा है, SRP इसका कम है, तो ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। तो E नॉट सेल निकाल लिया पहले बच्चे। E नॉट सेल, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड हो जाएगा। कैथोड बोले तो 1.23 एंड नोड बोले तो -0.44, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.67 वोल्ट। नाउ डेल्टा G नॉट इज -NF E नॉट सेल। डेल्टा G नॉट, N की वैल्यू 2 है बच्चे, F की वैल्यू 96500 है, और E आपने पता किया है 1.67। जब आप ये सॉल्व करते हैं तो ये जूल में आएगा हमारा वैल्यू 322, और आगे भी 1000 के रिस्पेक्ट में किलो जूल में किया, तो इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को जो आया मेरा, उसको 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई किया। व्हेन दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -3, आंसर हो जाएगा किलो जूल में। तो सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है थर्ड 322 किलो जूल। आसान सा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 देखें आप बोर्ड पे। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज गिवन, द डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी। भाई आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करना है, मतलब K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा करना है। अब इसके लिए पहले अल्फा तो चाहिए, तो अल्फा के लिए हमको क्या करना होगा, लैम्डा बाय लैम्डा नॉट करना होगा। लैम्डा इज गिवन एज 46.1 एंड लैम्डा नॉट इज 349.6 और प्लस 54.6 बच्चे। इन्हीं दोनों आयन से तो मिथेनोइक एसिड बना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो मिथेनोइक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आ गया, और एक डेटा दिया हुआ है। जब आप ये सॉल्व करते हैं तो ये 46.1 और ये 404.2 आ जाता है। 6 6 12, 4 9 13 14 और 5 4 9 10, ये 4 आ जाएगा। ये सॉल्व करते हैं तो ये 0.114 के आसपास कोई वैल्यू आती है, इधर रख देते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन इज गिवन एज 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 0.114 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.114।
सॉल्व करते हैं तो वैल्यू अगर हम ना ये लें तो 3.25 और कुछ आती है वैल्यू, वेरी क्लोज टू दैट वैल्यू 3.67 इंटू 10 का पावर -4। तो आंसर इज 25 का फर्स्ट कैलकुलेटिव था। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए बच्चे C अल्फा स्क्वायर से भी हमारा आंसर आ जाता है अगर अल्फा 10% से छोटा होता है। चूंकि अल्फा सफिशिएंट है 11.4% है तो इसको भी कंसीडर करना चाहिए। वैसे आप नहीं भी कंसीडर करेंगे तो आपको पहले आंसर जितना आंसर वेरी क्लोज टू दैट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर करते हैं हम लोग फर्स्ट। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखें आप बोर्ड पे। द रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस पैरामीटर ऑफ केमिकल रिएक्शन लाइक दिस। आपको पता है बच्चे कि ln k जो होता है वो बराबर होता है ln a माइनस EA बाई RT के। अगर t बढ़ाते हैं आप तो k बढ़ता है, और अगर t बढ़ाते बढ़ाते आप इन्फिनिटी कर देते हैं तो k टेंड्स टू a हो जाता है, क्योंकि ये पूरा पैरामीटर 0 हो जाएगा। जब t इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो ln k ln a हो जाएगा, मतलब k a हो जाएगा। तो जब कोई हमसे पूछ रहा है कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, तो वो पूछ रहा है कि आप a की बस वैल्यू बता दिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 6 इंटू 10 का पावर 14। तो हाँ, k की वैल्यू भी इतनी ही हो जाएगी, 6 इंटू 10 का पावर 14। आपको याद रखना है ये कॉन्सेप्ट, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो k बढ़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ता है तो k बढ़ता है, रेट बढ़ता है, और k की लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होती है जब t इनफाइनाइट होता है। तो इसने यही पूछ लिया आपसे कॉन्सेप्ट t इनफाइनाइट पे। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 40 देखें आप। सॉलिबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर इज अबाउट 6 मोल पर लीटर। भाई 6 मोल पर लीटर तक NaCl आप डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने 1 मोल NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन 1 लीटर वाटर में डाला है तो पक्का डिसॉल्व होगा। पक्का डिसॉल्व होगा मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। भाई डिसॉल्व होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और चूंकि इसमें डिसॉल्व हो रहा है, दो चीजें मिक्स हो रही हैं, तो इंटरमिक्सिंग में एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है। तो डेल्टा एस इसका क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव। तो आंसर इज डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2। याद क्या रखने लायक बात हो गई इसमें कि भाई जब भी दो चीजें मिलाई जाएंगी, सॉल्यूशन बनेगा, तो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होता है। और सॉल्यूशन चूंकि बन रहा है मतलब हमको इसके लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है, तो इसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 देखें आप बोर्ड पे। KBr is 80% dissociated in aqueous solution of 0.5 molar concentration. The solution freezes at, भाई डेल्टा TF लगाना होगा हमको। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि सबसे पहले I निकालना होगा हम लोग को। I कितना हो जाएगा KBr के लिए 1 प्लस अल्फा बच्चे, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 80/100 एंड दैट इज 1.8। तो अब हम लगा देते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू I 1.8 इंटू KF 1.86 इंटू मोलालिटी दैट इज 0.5। ये हमारा डेल्टा TF आ जाएगा। और आपसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट बताइए, तो फ्रीजिंग पॉइंट इज 273 0 डिग्री सेल्सियस। 0.15 ले तो बेहतर, 273.15 इज एग्जैक्ट वैल्यू माइनस दिस डेल्टा TF। जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 271.326। तो 41 का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे? फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 देखें आप। रिएक्टेंट A दो तरीके से रिएक्ट कर रहा है। A गोज टू B जिसका रेट कांस्टेंट K1 है, A गोज टू B जिसका रेट कांस्टेंट K2 है। यहां एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, यहां एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है। तो भाई आप क्या सीखे हैं? आपने ये सीखा है कि K1 जो होता है वो A एक्सपोनेंशियल माइनस EA1 बाई RT लिखा जा सकता है। लाइक दैट K2 लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल माइनस EA2 बाई RT। अब भाई डिवाइड कर देते हैं, रिलेशन चाहिए तो। एक और बात इसने कही है कि EA2 और EA1 में एक रिलेशन है कि EA2 टू EA1 है, तो हम लोग भी चेंज कर लेते हैं। K2 को चाहे तो हम क्या ये लिख सकते हैं, K2 इज इक्वल टू AE माइनस, अब EA2 हटा के EA1 लिख रहा हूं, 2EA1 बाई RT बच्चे। अब आप समझिए कि ये नहीं दिया हुआ है, इसको साइड कर लेते हैं और अब इसमें से इसको डिवाइड करते हैं। तो
तो डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर K1 और नीचे K2, K1 बाई K2। इससे इसको डिवाइड किया है बच्चे, A से A कैंसल आउट हो जाएगा और E एक्सपोनेंशियल ऊपर है E माइनस EA1 बाई RT और नीचे है एक्सपोनेंशियल माइनस 2EA1 बाई RT। अगर आप सिंप्लीफाई करें तो K1 K2 और ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2EA1 में से EA1 घटा तो बच्चे EA1 बाई RT हो जाएगा। तो K1 लिखा जा सकता है K2 एक्सपोनेंशियल माइनस EA1 बाई RT, ऐसा एक रिलेशन। तो ऐसा ऑप्शन है K1 इज इक्वल टू K2 एक्सपोनेंशियल EA1 बाई RT एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो होप आपने ये पेपर अच्छा किया हो। ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।